बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह फिज़िक्स यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। चैप्टर नंबर 13 का आज सेकंड लेक्चर है। हमारा टॉपिक है सोर्स ऑफ करंट। सोर्स ऑफ करंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा जो है वो आपको बताऊंगा। फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक हायर पोटेंशियल है, ये एक वायर है हायर पोटेंशियल के ऊपर है, और ये दूसरी वायर है ये लोअर पोटेंशियल के ऊपर है। तो करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। हम कन्वेंशनल करंट की बात कर रहे हैं। अच्छा, जब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो करता है तो पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जाती है। आप ये समझ लें एक ड्राई सेल यूज़ कर रहे हैं, ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये उसका नेगेटिव टर्मिनल है, और पॉजिटिव से करंट फ्लो कर रहा है उसके नेगेटिव टर्मिनल के दरमियान। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के गुजरने के साथ साथ ये पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जाती है। हम अगर वॉल क्लॉक में एक सेल लगाते हैं 1.5 वोल्ट फ़र्ज़ करें उसका पोटेंशियल डिफरेंस है, और उमूमन इतना ही होता है, तो वक्त के गुजरने के साथ साथ ये पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जाती है। 1.5 से कम होकर 1.4 हो जाएगी, 1.4 से कम होकर 1.3 हो जाएगी, 1.2 हो जाएगी, 1.1 हो जाएगी, कम होती जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये वाला पोटेंशियल जो हायर है इस लोअर पोटेंशियल के बराबर आ जाएगा। कम होते होते इसकी वैल्यू इस लोअर पोटेंशियल के बराबर आ जाएगी। जब इन दोनों का पोटेंशियल बराबर आ जाएगा तो उस वक्त करंट फ्लो नहीं करेगा, और हम ये कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो हो गया और करंट भी ज़ीरो हो जाता है। तो सोर्स ऑफ करंट ऐसी डिवाइस को कहते हैं, अ डिवाइस विच प्रोवाइड्स कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड सोर्स ऑफ करंट। ऐसी चीज़ जो मुहैया करती है, क्या मुहैया करती है? कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मुहैया करती है अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर, किसी तार के दोनों सिरों पर। फर्ज करें ये एक वायर है, तो इसके इस साइड पे भी और इसके इस साइड पे, इन दोनों सिरों पर जो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करने वाली चीज़ है उसको हम सोर्स ऑफ करंट कहते हैं, सोर्स जरिए को कहते हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन ये है, अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड सोर्स ऑफ करंट। ऐसी डिवाइस जो एनर्जी की दूसरी अकसाम को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे उसको हम सोर्स ऑफ करंट कहते हैं। ये इसकी दूसरी डेफिनेशन है। शॉर्ट क्वेश्चन के एतबार से ये टॉपिक है। कल भी जो पढ़ा था वो शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के एतबार से था, आज भी शॉर्ट क्वेश्चन के एतबार से। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ सोर्स करंट सोर्सेज जो हैं वो यहाँ पर हमने लिखे हैं। सेल्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल्स कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये सेल जो होते हैं इनमें केमिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है और ये उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सेल दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी सेल ऐसे होते हैं जिनको दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता, और सेकेंडरी सेल्स उन्हें कहा जाता है जो दोबारा चार्जेबल होते हैं। तो ऐसी डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें। तो प्राइमरी सेल जिस तरह ड्राई सेल आमतौर पे वॉल क्लॉक्स वगैरह में यूज़ करते हैं वो चार्जेबल नहीं होते हैं। सेकेंडरी सेल्स जिस तरह हम मोबाइल फ़ोन की बैटरीज यूज़ करते हैं तो ये चार्जेबल हैं, तो जो दोबारा चार्ज हो जाएं उनको सेकेंडरी कहते हैं। तो ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, किस में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आपके ज़हन में ये क्वेश्चन आएगा कि जनरेटर में तो पेट्रोल या डीजल वगैरह जलता है, उससे हीट पैदा होती है, और हीट को फिर जो है वो एक दो स्टेप्स के बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने मैकेनिकल क्यों लिखा? भी हमने मैकेनिकल इसलिए लिखा कि सारे जनरेटर में हीट की वजह से जो है वो एनर्जी पैदा नहीं होती। अच्छा, अगर किसी जनरेटर में पेट्रोल या डीजल जलता है तो उससे हीट पैदा होती है, हीट की वजह से वो जनरेटर घूमता है। ये घूमते वक्त जो उसकी एनर्जी होती है उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? हम उसको मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी एक्चुअल में मैकेनिकल एनर्जी की ही किस्म है। तो अब डीजल से चलने वाला जनरेटर भी घूमता है, और पानी से चलने वाली जो टरबाइंस हैं वो भी क्या करती हैं? घूमती हैं। तो घूमते वक्त बॉडी की मैकेनिकल एनर्जी होती है। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं
कि ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। थर्मोकपल्स, थर्म हरारत को कहते हैं, हीट को कहते हैं, और कपल जोड़े को कहते हैं। ये मेटल्स का ऐसा अलॉय होता है जिसको अगर गर्म किया जाए, बर्नर के ऊपर रखा जाए, गर्म किया जाए, तो इसमें क्या फ्लो करना शुरू कर देता है? करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। तो इसलिए हम कहते हैं थर्मोकपल्स जो हैं ये कन्वर्ट करते हैं हीट एनर्जी को, किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, चौथा सोर्स ऑफ करंट जो आपकी टेक्स्ट बुक में डिस्कस किया है वो सोलर सेल है। जो सोलर सेल्स हैं वो सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने एक सेल शो किया है, उसको बल्ब के साथ अटैच किया है। होता क्या है कि चार्जेस इसमें फ्लो करते हैं, सेल चार्जेस को एनर्जी प्रोवाइड करता है, और ये चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस की बात करें तो वो तो ऐसे फ्लो करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। और अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, और मूवमेंट भी एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स की होती है, तो ये सेल इन इलेक्ट्रॉन्स को इधर लेकर आता है, इनको एनर्जी देता है इधर से इधर लाने में। ये वाली साइड रिपेल कर रही होती है इलेक्ट्रॉन्स को, ये वाली अट्रैक्ट कर रही होती है, लेकिन सेल इनको एनर्जी देकर यहाँ से यहाँ पर लेकर आता है। सेल का इलेक्ट्रॉन्स पर किया जाने वाला वर्क इलेक्ट्रॉन्स की पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर से निकलते हैं और इधर मूव करते हैं तो यही पोटेंशियल एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स की इन मूवमेंट में खर्च होती है, यानी काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। और वो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स इस बल्ब में यूटिलाइज करके इसको देकर यहाँ पर दोबारा इधर आ जाते हैं। सेल इनको बार बार एनर्जी देता रहता है और ये चार्जेस बार बार फ्लो करते रहते हैं, जिसकी वजह से ये बल्ब मुसलसल रोशन रहता है। और इस प्रोसेस में सेल की अपनी एनर्जी कम होती रहती है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होता रहता है। जब ये अपनी सारी एनर्जी ऑलमोस्ट खर्च कर लेता है तो ये बल्ब ग्लो करना रुक जाता है, रोशन इसकी रोशनी ख़त्म हो जाती है। हम कहते हैं सेल ख़त्म हो गया। वॉल क्लॉक में डाला हुआ है तो वॉल क्लॉक रुक जाएगा, हम कहते हैं सेल ख़त्म हो गया। नया सेल डालते हैं वो दोबारा चलना शुरू कर देता है। अच्छा, अब इसमें हम इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट पढ़ेंगे। द फ्लो ऑफ करंट कैन बी डिटेक्टेड बाय इट्स वेरियस इफेक्ट्स। करंट बह रहा है या नहीं बह रहा है, इसको हम करंट के कई इफ़ेक्ट्स के ज़रिए से चेक कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो इफ़ेक्ट हम पढ़ेंगे वो है हीटिंग इफ़ेक्ट, और दूसरा है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट, और तीसरा है केमिकल इफ़ेक्ट। आज के लेक्चर में हम जस्ट दो इफ़ेक्ट्स को डिस्कस करेंगे, एक है हीटिंग इफ़ेक्ट और दूसरा है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट। केमिकल इफ़ेक्ट इंशाल्लाह कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब इसमें हीटिंग इफ़ेक्ट क्या है? हीटिंग इफ़ेक्ट को समझाने के लिए पहले मैंने एक डायग्राम ड्रॉ की है। ये देखें, ये एक बैटरी है, ये एक वायर का पीस है, उस कंडक्टर को हमने बड़ा करके माइक्रोस्कोपिक व्यू उसका समझ लें दिखाया है। अब बैटरी क्या करती है, ये नेगेटिव टर्मिनल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करता है और पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है। ये डायरेक्शन करंट, ये जो मैंने डायरेक्शन शो की है ये करंट की है, ये वाली करंट की डायरेक्शन है। करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लिया जाता है, कन्वेंशनल करंट। और जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है वो करंट की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। तो ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करता है और पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है। इधर पॉजिटिव दिया हुआ है, ये देखें, इधर नेगेटिव दिया, ये इलेक्ट्रॉन्स को धकेलता है, वो इधर से इधर मूव करते हैं। जब बैटरी इलेक्ट्रॉन्स को पुश करती है, देखें इलेक्ट्रॉन बैटरी में से गुजरने के बाद आते हैं, जब इलेक्ट्रॉन बैटरी में से इधर गुजर कर आते हैं तो बैटरी उनको पोटेंशियल एनर्जी देती है, उन पे वर्क करती है, किया जाने वाला वर्क उनकी पोटेंशियल एनर्जी बनता है। वो पोटेंशियल एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी में तब्दील होती है। अब इलेक्ट्रॉन जब इधर से मूव करते हैं कंडक्टर के अंदर तो वो कंडक्टर के एटम्स के साथ टकराते हैं और अपनी काइनेटिक एनर्जी एटम्स को ट्रांसफर करते हैं। एटम्स उनकी वजह से क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, और उनकी वाइब्रेशन की वजह से क्या पैदा होती है, हीट पैदा होती है। तो उस हीट को हम हीट इफेक्ट कहते हैं। अब इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है यहाँ पे हम देखेंगे, V इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू, ये हमने चैप्टर 12 में 15 पेज टेक्स्ट बुक का वहाँ पर पढ़ा था। W इज इक्वल टू क्यू वी। W इज द वर्क डन बाय द पोटेंशियल सोर्स और बैटरी ऑन चार्जेस और इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्यू वी के बराबर होता है। हमने ये पढ़ा था I बराबर होता है Q ओवर T के, कल के टॉपिक में पढ़ा था। चार्ज को कैपिटल Q स्मॉल q दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमने यहाँ पर स्मॉल q से रिप्रेजेंट किया, Q ओवर T। T को उधर ले जाएं तो Q की वैल्यू आ गई, Q इज इक्वल टू IT। ये हमने फॉर्मूला लिखा था बाय डेफिनेशन ऑफ करंट।
फिर उसके बाद V इज इक्वल टू आई आर है बाय ओहम्स लॉ, वो हमने लिख दिया, ये आपने मैट्रिक में पढ़ा था। अब ये Q और V दोनों की वैल्यूज इस इक्वेशन 1 में पुट करें तो W बराबर आ जाएगा Q की जगह पर आई टी, ये वाली वैल्यू, और V की जगह पर आई आर, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। I से I को मल्टीप्लाई करें, आई स्क्वायर आर टी आ जाएगा। ये वो वर्क है जो बैटरी ने इलेक्ट्रॉन्स पे किया, चार्जेस पे किया। तो मैं ऊपर बता चुका हूँ, ये किया जाने वाला वर्क इलेक्ट्रॉन्स की पोटेंशियल एनर्जी बनता है। जब वो बैटरी से आउटर सर्किट में मूव करते हैं तो यही पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की क्या बन जाता है, काइनेटिक एनर्जी बन जाता है। अच्छा, जब ये इलेक्ट्रॉन्स है वो टकराते हैं एटम्स के साथ, कंडक्टर के एटम्स के साथ, तो ये अपनी काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं एटम को, तो जिसकी वजह से एटम जो है वो कंडक्टर के अंदर वाइब्रेट करते हैं। उनकी वाइब्रेट करने की वजह से हम कहते हैं ये वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी है। जब उनकी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो हीट पैदा होती है उनके वाइब्रेट करने से। तो हम कहते हैं यही वर्क इनडायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो गया है, हीट में। इसलिए इस वर्क की जगह पर हमने हीट लिख दिया H, और ये बराबर है आई स्क्वायर आर टी के, आई स्क्वायर आर टी, इसको हम जाउल्स लॉ कहते हैं। अब हीट इफेक्ट किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, देखें हीट इफेक्ट जो है वो डिपेंड करता है, नंबर 1 करंट के ऊपर डिपेंड करता है, सबसे ज़्यादा डिपेंडेंस करंट पे है। दूसरा रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है, जितना कंडक्टर की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उतना हीट भी ज़्यादा पैदा होगी। और तीसरा टाइम पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल आप हीट इफेक्ट यूज़ कर रहे हैं हीटर के थ्रू, अगर हीटर जो है 1 घंटा चलाएंगे तो हीट कम हासिल होगी, और अगर 2 घंटे चलाएं, टाइम बढ़ा दें, तो हीट ज़्यादा हासिल होगी। अगर 3 घंटे चलाएं तो हीटर से हीट एनर्जी और भी ज़्यादा हासिल होगी। तो हीट एनर्जी टाइम पे भी डिपेंड करती है, तो इसको जाउल्स लॉ कहते हैं। अब इसका यूज़ कहाँ पर है, तो हमने कहा एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट वो ये हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रिक हीटर में हम यूज़ करते हैं हीट इफेक्ट को, टोस्टर में हम यूज़ करते हैं इसको, और तीसरा जो है इलेक्ट्रिक आयरन इस्त्री के अंदर हम हीट इफेक्ट को यूज़ करते हैं। और भी बहुत सारी जगह पर लेमिनेशन के अंदर आपने अक्सर प्लास्टिक कोटिंग करवाई होगी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, तो लेमिनेशन में भी हम करंट का हीट इफेक्ट ही यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है, 2 लेमिनेटेड शीट्स होती हैं, लेमिनेशन की प्लास्टिक शीट्स, उनके दरम्यान में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रख दिया जाता है। शीट्स को ऊपर रख के उनके ऊपर वो मशीन लगाई जाती है, स्टेपलर की तरह की मशीन होती है, आपने देखी होगी। वो जैसे प्रेस करती है, प्लास्टिक की दोनों जो लेयर्स हैं, वो शीट्स जो हैं वो पिघल कर थोड़ा सा मेल्ट होकर आपस में जुड़ जाती हैं, गर्म होकर आपस में जुड़ जाती हैं। तो वहाँ पर हीट इफेक्ट हम यूज़ करते हैं। और उसके साथ साथ जितनी भी जगह हम जो है वो करंट का हीट इफेक्ट यूज़ करते हैं, उनमें जो है वो हीटर आ गया, उसमें टोस्टर आ गया, इलेक्ट्रिक आयरन आ गया, सोल्डरिंग आयरन आ गया, ये टांके लगाने के लिए काविया जिसे कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में, सोल्डरिंग आयरन, वहाँ पर भी हम हीट इफेक्ट को यूज़ करते हैं। और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर करंट का हम हीट इफेक्ट यूज़ करते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, और ये मैं समझता हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट इफेक्ट है। अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट को यूज़ किया जाता है। अच्छा, इसका मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में थ्योरेटिकल जो है इसको डिस्कवर किसने किया, 1820 में H.C. ओरस्टेड एक साइंटिस्ट था जिसने करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट डिस्कवर किया था। उसके मुताबिक जब किसी कंडक्टर में से करंट पास करता है तो कंडक्टर की साइडों पे उसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। फर्ज करें ये एक तार का टुकड़ा है, इसमें इधर करंट पास कर रहा है, अगर करंट इधर जा रहा है तो इसकी सराउंडिंग में क्या पैदा हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी। तो ये हैंस ओरस्टेड ने डिस्कवर किया था 1820 में, बाज़ बुक्स में 1819 पे लिखा है, ज़्यादातर में 1820 ही है। फिर हमने कहा द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर सर्कुलर एंड देयर डायरेक्शन डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट। जो कंडक्टर, फर्ज करें ये तार का टुकड़ा है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, चलिए मैं इसको ऐसे शो कर देता हूँ। ये मैं ब्लैक कलर का एक मार्कर यूज़ कर रहा हूँ और ये रेड कलर की मैंने कैप लगा दी, ये करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है। अब करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है,
अब इसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सर्कुलर होंगी। हम उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं, कौन सा रूल है, इसको हम बोलते हैं राइट हैंड रूल। तो कैसे अप्लाई करते हैं देखिएगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये वीक सा कैमरा है उस पर भी दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ। तो अब करंट की डायरेक्शन में अपने दाएं हाथ का आपने अंगूठा रखना है। सबसे पहले तो तार को पकड़ना है इस तरह से कि आपका अंगूठा करंट की डायरेक्शन में हो। जो कर्लिंग फिंगर्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएंगी। तो अगर करंट इस तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, और अगर करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है जिस तरह मैंने अभी शो किया ये इस तरफ, तो हम अपने दाएं हाथ का अंगूठा करंट की डायरेक्शन में रखेंगे और फिंगर्स को कर्ल करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब हम थंब को करंट की डायरेक्शन में रख के कंडक्टर को अपने दाएं हाथ में पकड़ेंगे तो हमारी फिंगर्स ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगी। तो हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह है इस कंडीशन में। तो देखें, पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह थी और जब करंट की डायरेक्शन इधर हुई तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह आ गई। तो करंट की डायरेक्शन के उलटने से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी उलट गई। तो इसलिए हम कहते हैं, हमने लिखा कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटरमिन्ड बाय राइट हैंड रूल। नहीं, इससे ऊपर ये लिखा है द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर सर्कुलर एंड देयर डायरेक्शन डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन ऑफ करंट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सर्कुलर होती हैं, ये उस वक्त सर्कुलर होती हैं जब करंट स्ट्रेट पास कर रहा हो, तब मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होती हैं और उनकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करती हैं। और ये बात भी याद रखिएगा, और अगर करंट सर्कुलर हो जाए, यानी फर्ज करें ये मेरे पास, मैं कहता हूँ ये वायर है, इसमें करंट इस तरह फ्लो कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में, करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा जिस तरह मैंने ये तार लपेटी है सर्कुलर फॉर्म में, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट हो जाएगी। कैसे स्ट्रेट होगी? फर्ज करें मैं कहता हूँ करंट की डायरेक्शन जो है वो इस तरह है, ये इस तरफ करंट आ रहा है ऐसे सर्कुलर इस तरह। मैं फिर यहाँ पर लपेट के इसको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब ये जो तार लपेटी हुई है, इस लपेटी हुई वायर में फर्ज करें हम ये कहते हैं करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ये इस तरह। तो जब करंट सर्कुलर हो जाए तब दाएं हाथ की जो उंगलियां हैं वो करंट की डायरेक्शन में कर्ल होती हैं, मुड़ती हैं। सीधा अंगूठा मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, तो इस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट हो जाएगी। तो फिर सुने, अगर करंट स्ट्रेट है तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होगी, और अगर करंट सर्कुलर है तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट हो जाएगी इनसाइड द कॉइल। तो यहाँ पर फिर हमने ये कहा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटरमिन्ड बाय राइट हैंड रूल, और ये मैग्नेटिक फील्ड उस वक्त तक रहती है जब तक करंट फ्लो करता है। करंट का फ्लो रुक जाए तो मैग्नेटिक फील्ड भी ख़त्म हो जाती है। और एक और बात भी मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, बता रहा हूँ, वायर के करीब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है, उससे दूर मैग्नेटिक फील्ड वीक होती है। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक वायर का टुकड़ा है, ये एक बोर्ड में से, लकड़ी के बोर्ड में से पास कर रहा है, और हमने इसकी सराउंडिंग में डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर कंपास रखा है। तो ये कंपास की निडल जो है मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। तो देखें, करंट फर्ज करें ऊपर की तरफ जा रहा है, तो दाएं हाथ का अंगूठा करंट की डायरेक्शन में, और ये कर्लिंग फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और यहाँ पर यही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करने की कोशिश की गई है। और अगर आप इस साइड की बजाय इस साइड पे करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करना चाहें, तो देखें यहाँ पर करंट अपवर्ड था, तो मैग्नेटिक फील्ड आपके लिहाज से एंटी क्लॉकवाइज आ रही है, और इधर करंट फ्लो किधर कर रहा है? डाउनवर्ड साइड पे। पहले हमने इस साइड पे फाइंड किया, अब इस साइड पे फाइंड कर रहे हैं। तो इधर करंट डाउनवर्ड साइड पे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह हो जाएगी? सर्कुलर। क्यों? ये देखें, करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड, तो अंगूठा करंट की डायरेक्शन में, और कर्लिंग फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगी। अच्छा, उसके साथ जो है फिर हमने ये कहा अगर एक टर्न हो कॉइल का, यहाँ पर एक टर्न है कॉइल का, यानी इस तरह, मैं यहाँ पर फिर इसको दिखाने की कोशिश करता हूँ। कैमरा मेरा बड़ा ही वीक है, लेकिन फिर भी कोशिश है। कल मैंने एक अच्छे कैमरे से वीडियो बनाई थी, लेकिन वो अपलोड ही नहीं होती, नेट पैकेज थोड़ा स्लो है मेरे पास, तो कोशिश करेंगे उसको भी इंशाल्लाह। ये इस तरह एक तार का एक टर्न है, इसे हम लूप भी कहते हैं, इसे आप कॉइल भी कह सकते हैं, वन टर्न की।
अब इसके इस साइड से करंट आउटवर्ड आ रहा है, ये जो डॉट है इसका मतलब ये करंट बाहर की तरफ आ रहा है, इधर आ रहा है, और ये क्रॉस जो है इसमें करंट इधर जा रहा है। तो करंट की डायरेक्शन इस तरह है, ये देखें करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड होगी। यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो किया हुआ है, ये देखें मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है। क्यों अपवर्ड है? क्योंकि करंट, आप इधर पहले बोर्ड पे देखेंगे, ये जो पेज है इस पे देखेंगे, मैं यहां पर बताता हूं, करंट ऐसे आ रहा है, ये इधर से इस तरफ आ रहा है लूप के अंदर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, डॉट का मतलब करंट आउटवर्ड जा रहा है इधर, और क्रॉस का मतलब करंट पेज के इनवर्ड जा रहा है। तो करंट इस एक तार के चक्कर में से इधर से निकलकर इधर जा रहा है, तो करंट की डायरेक्शन इस तरह है, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड होगी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपवर्ड हैं। इसी तरह ये सोलेनाइड है, तार को लपेट दें तो उसको सोलेनाइड कहते हैं, जिस तरह ये लपेटी हुई है, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है इसकी डायरेक्शन ये दिखाई हुई है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये दरमियान में ये जो टर्न्स दिखाई गई हैं इनमें करंट की डायरेक्शन ये है। ये मैं जिस तरफ कर्सर को देखिएगा, करंट की डायरेक्शन ऐसे नीचे की तरफ है, ये इधर नीचे की तरफ, ये इधर नीचे की तरफ करंट की डायरेक्शन, इधर नीचे की तरफ, या आप कह लें इधर से इस तरफ करंट आ रहा है, ये इधर से इस तरफ करंट आ रहा है। अब करंट की डायरेक्शन ऐसे है, जिस तरह मेरी उंगलियां, करंट इधर से इस तरफ आ रहा है। अगर आप डायग्राम को गौर से देखें, करंट की डायरेक्शन शो तो नहीं की हुई, लेकिन करंट इधर से इस तरफ आ रहा है, तो करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो दाएं हाथ का इरेक्ट थंब बताएगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो हम इसको सोलेनाइड कहते हैं, इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बार मैग्नेट की तरह की होती है। तो यहाँ पर इतनी डिटेल में इस टॉपिक में तो नहीं बताया हुआ, 14 चैप्टर में इसको और ज़्यादा डिटेल के अंदर इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। मैंने कोशिश की है, तो अगर आपको समझ ना आए तो मुझे ज़रूर मैसेज करेंगे, मैं कोशिश करूँगा फिर इसके वीडियो क्लिप्स जो है वो राइट हैंड रूल के बनाकर अपलोड कर दूँ। अगर आपको समझ ना आए तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इसके एक मिनट के वीडियो क्लिप्स जो है वो बनाकर अपलोड कर दूँ। वो तो मेरे ख्याल में अपलोड जल्दी हो ही जाएंगे इंशाल्लाह। एप्लीकेशंस ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट। अब मैग्नेटिक इफेक्ट की एप्लीकेशंस क्या हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? सबसे पहले तो ये डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ करंट, करंट को मेजर करने के लिए और करंट की डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा, ख़ासतौर पे बॉयज़ ने जो है वो देखा होगा, जब इलेक्ट्रिशियन जो है वो आकर करंट को मेजर करता है, या वापडा वाले आकर करंट को मेजर करते हैं मीटर पर, तो उनके पास एक क्लम्प मीटर होता है, वो वायर के ऊपर ऐसे क्लम्प करते हैं उस मीटर को। अब तार की सराउंडिंग में चूंकि मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो क्लम्प मीटर जो है उस मैग्नेटिक फील्ड को महसूस करता है और उसकी बुनियाद पर जज कर लेता है कि कितना करंट इस वायर में से पास कर रहा है। तो करंट की डायरेक्शन, डिटेक्शन और मेजरमेंट दोनों के लिए हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को यूज़ करते हैं। डिटेक्शन के लिए हम गैल्वेनोमीटर इस्तेमाल करते हैं, गैल्वेनोमीटर भी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे ही वर्क करता है। ये 14 चैप्टर पे एक पूरा टॉपिक है, इंशाल्लाह वहाँ पर पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप लोग ये इतना जान लें कि करंट का जो मैग्नेटिक इफेक्ट है, इसके ज़रिए से हम करंट को ना सिर्फ मेजर करते हैं, बल्कि इस बात का भी पता चलाते हैं कि किसी सर्किट के अंदर कमज़ोर से कमज़ोर करंट भी फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा। फिर हमने लिखा ऑल मशीन्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिक मोटर आल्सो यूज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जितनी भी मशीनें हैं जो मोटर इस्तेमाल करती हैं, वहाँ पर करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रिक फैन है, वहाँ पर करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट इस्तेमाल होता है। एसी है, उसका रूलर घूमता है, वहाँ पर भी मैग्नेटिक इफेक्ट इस्तेमाल होता है। और जो है वो रूटर है पानी वाला, वो भी मैग्नेटिक इफेक्ट। जितनी भी चीज़ें करंट की वजह से घूमती हैं, वॉशिंग मशीन है, ग्राइंडर है, या कोई भी चीज़ है, तो उन सब जगहों पर करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए मैंने कहा था करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट सारी दुनिया में जो है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला, अगर इसको कहा जाए इफ़ेक्ट है, तो ये गलत ना होगा। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको समझ ना आई हो तो आप लोग क्वेश्चन करेंगे, मैं इंशाल्लाह इसको जो है वो फिर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह हाफिज़।